नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संघर्ष आईएएस में। मैं लालचंद। आज आपसे बजट पे हम चर्चा करेंगे और इस साल का बजट क्या कुछ अलग रहा पिछले साल से। आज हम उसी पे जो है मुख्य योजनाओं पे बात करेंगे जो हमारे यूपीपीसीएस और यूपीएससी के साथ अन्य एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस साल का सबसे पहला बात करेंगे कि बजट में क्या हाईलाइट रहा और उससे भी पहले जो है बजट होता क्या है। बजट के बारे में आप देख सकते हैं कि मोटी मोटी बातें आप समझना चाहें तो बजट एक तरफ से सरकारी खर्चा होता है। जैसे एक परिवार में फैमिली का खर्चा होता है। परिवार जो है उसमें बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उस पैसे का अपने स्वास्थ्य पे, अपने जो है किसी शिक्षा पे, इस टाइप से जो है वो खर्च करते हैं। तो उसी तरह सरकार का भी जो है, जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, बैंक है और इस तरह से निजी निवेश हैं, उन सभी तरीक़ों से जो सरकार को पैसा मिलता है, अब उनका अलग अलग स्वास्थ्य में, एजुकेशन में, शिक्षा में, हर जगह जो है सरकार खर्च करती है। तो उसी का लेखा जोखा जो है बजट में दिया जाता है। तो इस साल का नए बजट में क्या कुछ विशेष रहा है तो उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस साल का बजट जो नया रहा, इस बार सरकार ने जो है बजट को डिजिटलाइज पेश किया। तो डिजिटलाइज जो है ये इस बजट की जो है सबसे ख़ास बात रहा। और इसके बाद जो है इसमें कुछ मुख्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो इस बार की जो है सरकार के लिए और आम जनता के लिए जो है ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहला योजना जो है सरकार की जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो इसको आप देखिए, इसके बारे में क्या क्या मुख्य बातें हैं। सबसे पहले सरकार, केंद्रीय सरकार जो है कोई भी योजना लॉन्च करती है तो जनरली जो है वो केंद्र सरकार उसको अपने नियंत्रण में पैसा देती है, उसमें अपने नियंत्रण में जो है उसको देख रेख करती है। तो ये भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है, ये भी एक तरह से केंद्रीय योजना है। केंद्र सरकार द्वारा उसको लागू किया जाएगा, उसको जो है संचालित मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य है प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली को जो है मजबूत किया जाएगा। अब ये प्रथम और द्वितीयक तृतीयक प्रणाली क्या है, इसको समझेंगे। सबसे पहले प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, ये स्वास्थ्य प्रणाली क्या है और इसको कैसे मजबूत करेगा। तो प्रथम प्राथमिक प्रणाली जो होता है अपने भारत में जो है स्वास्थ्य की तीन तरह की प्रणाली है, एक प्रथम और द्वितीयक और तृतीयक। तो द्वितीयक, तृतीयक, प्रथम प्रणाली में आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को छोटी मोटी कोई घटना हो गई, तो इस तरह की जो मतलब एक छोटे छोटे सेंटर में, शहरों में या गांव में जो है देखेंगे कि आप गली गली मोहल्लों में जो है एक सरकारी एक छोटा सा सेंटर होता है। तो छोटी समस्याओं को ध्यान में रखते हैं तो वो एक प्राथमिक केंद्र में आते हैं। तो वहाँ से अगर मान लीजिए कोई मामला, कोई भी समस्या जो है हेल्थ से संबंधित, अगर वो ज़्यादा जटिल हो जाता है और उसको ठीक करना मुश्किल है तो उसको फिर सेकेंडरी लेवल पे भेजा जाता है। सेकेंडरी लेवल के स्वास्थ्य केंद्र जनरली वो जिला स्तर के होते हैं या तहसील स्तर के होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो एक तरफ से जटिल समस्याओं को जो है भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का जो है दिल का दौरा पड़ गया या जो है टीबी हो गया, कैंसर हो गया, इस टाइप से बीमारी का जो है वो जनरली सेकंड लेवल के जो है स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाता है। इसके बाद आती है थर्ड लेवल का जो है वो, ये एक तरफ से हर राज्यों में, या तो बड़ा राज्य है तो कई सेंटर बनाए जाते हैं, नहीं तो जनरली एक राज्य में जो है एक राज्य लेवल के जो है स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो वहाँ पर जो है कोई विशेष, जैसे सर्जरी जो किया जाता है किसी विशेष समस्या को जो है, विशेष रोगों को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गए या जो है टीबी हॉस्पिटल हो गया, इस टाइप से स्पेशलाइज जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं,
तो वहाँ पर जो है वो थर्ड लेवल का स्वास्थ्य केंद्र आ जाता है। तो इन तीनों सेक्टरों को जो है केंद्र सरकार उसको जो है आगे बढ़ाएगा। और इस बार के बजट में एक खास ये भी बात रहा कि कोविड-19 का जो समस्या है, कोविड-19 का जो है इस समय पैंडेमिक है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है इस बार बजट में लगभग स्वास्थ्य में 137 प्रतिशत जो है बजट को आगे बढ़ाया गया। बजट को जो है उसमें स्वास्थ्य में खर्च किया गया। तो इसलिए जो है सारा बजट का हर प्रोग्राम में कहीं न कहीं एक दूसरे से जो है स्वास्थ्य से जो है जोड़ के देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में इसमें और क्या-क्या सरकार प्रावधान किया है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसमें एक वेलनेस सेंटर खोलने की बात की है सरकार। वेलनेस सेंटर जो होगा वो आपके गाँव में जो है एक तरफ से जैसे गाँव में एक दूसरे को हेल्थ के बारे में सजेशन देते हैं। एक तरफ से पारंपरिक तरीके से केंद्र होगा, जैसे उसमें मेडिटेशन कराना, योगा कराना और एक तरफ से आयुर्वेदिक जो संस्थाएँ होती हैं, आयुर्वेदिक जो दवा होती है आस-पास मिल जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है जनता को जागरूक किया जाएगा। तो इसलिए जो है वेलनेस सेंटर सरकार खोलने की बात बोली है। इसके बाद आ जाता है आपका क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में जो है यहाँ पर अभी मुख्य रूप से सरकार जो है पूरा ध्यान पैंडेमिक को जो है नियंत्रण करने की बात है। तो यहाँ पर जो है क्रिटिकल मतलब कोविड से संबंधित जो भी मामला कोई सीरियस मामला है तो यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। और बाकी ये जनरली जो है जैसे प्रारंभिक वेलनेस सेंटर से जो कोई समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगा तो सरकार जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी कि आप इन मामला काफ़ी क्रिटिकल हो गया तो इसको आप आगे बढ़ाइए। तो इसी तरह जो है आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, नेशनल डिजिटल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो है एक नेशनल स्तर पे जो है किसी विशेष प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए स्थापित किया जाएगा। जैसे अभी पैंडेमिक है, कोविड है, तो ये एक विशेष प्रकार की बीमारी है। इसी तरह से सरकार जो है एक भविष्यगामी प्लानिंग को ध्यान में रख के कि इसी तरह मान लीजिए आगे और कोई भी बीमारी आ सकती है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे उसका निगरानी किया जाए, तो उसके लिए सरकार जो है नेशनल लेवल पे एक जो है इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने का जो है एक केंद्र बनाया है। तो ये हो गया आपका नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। और ये जो है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, ये एक ऐसा पोर्टल है, इसको सरकार जो है अभी लॉन्च करने वाली है जल्दी ही। इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है कि इस बजट को इसको जो है एक पोर्टल ऐसा बनाया जाएगा कि जैसे शहर में मान लीजिए कोई विशेष प्रकार की बीमारी है या विशेष प्रकार की कोई समस्या है, तो उस समस्या को जो है स्वास्थ्य विभाग जो है इंडिकेट करेगा कि इस शहर में क्या-क्या बीमारी हो सकती है, क्या-क्या समस्या हो सकती है। तो उसका एक मतलब एक तरफ से उसका फॉर्मेट बनाएगा कि इस शहर में ये बीमारी है या फला बंगलौर में इस टाइप की बीमारी हो सकती है। तो सरकार इन सारे सूचनाओं का जो है एक पोर्टल बनाएगा, जिससे जो है स्वास्थ्य के बारे में जनता को जो है जागरूक किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षा के एक अलग लाइब्रेरी होगा, अच्छे किताबों को पढ़ने का एक अलग लाइब्रेरी होगा, हाई स्कूल 9th अलग-अलग क्लासों का अलग-अलग लाइब्रेरी। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो शिक्षा से जुड़ी होती हैं, तो एक शिक्षा का एक पोर्टल बन जाता है। तो उसी तरह सरकार जो है इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल मतलब इन्फॉर्मेशन देगी कि आप इस जगह पे इस शहर में जो है आपको इन सारी सूचनाओं से बचना चाहिए या इन सूचनाओं को जो है ध्यान में रख के अपने स्वास्थ्य को जो है जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पोर्टल सरकार बनाएगी। और इसी के साथ आप एक देख सकते हैं हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये भी सरकार जो है बजट में इसको ओपन करने की बात की है। तो इसमें जो है क्या होगा कि अभी जैसे कोविड है, तो कोविड के ध्यान में रख के जो है अभी प्राइवेट सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं, सब में जो है एक तरफ से इमरजेंसी लागू हो गई कि भाई आप जो है सारी गतिविधियों को बंद करिए, केवल जो है कोविड को ध्यान में रखिए। तो इसी तरह जो है हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा कि जिसमें जो है कोई विशेष समस्या हो, कोई विशेष बीमारी हो, उसको जो है वहाँ पर तुरंत ले जाएँ और वहाँ पर एक
इमरजेंसी राहत महसूस कराएं, जिससे जो है रोगी को मतलब अगर कोई दिक्कत है उसको बचाया जा सके, लंबे समय तक थोड़ा सा जो है उसको आश्रय दिया जाए कि वो आगे की किसी विशेष प्रकार के सेंटर में जो है उसको भेजा जाए। तो इसलिए सरकार जो है हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना कर रही है। तो ये रहा सारी योजनाएं जो है आपकी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के बारे में। और ये सारी योजनाएं अपने आप में जो है एक बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया है। तो अभी यहाँ पर हम आपको मोटी मोटी बातें बताएंगे और फिर कभी जो है आपको करंट में ये एक एक योजना के बारे में जो है हम आपसे डिटेल बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि इस बजट में जो रहा है पोषण अभियान से संबंधित। पोषण अभियान जो है ये क्या है और इसके बारे में जो है मोटी बातें बताएंगे। कि सबसे पहले आप देखिए, ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत जो है ये संचालित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका कुपोषण को कम करना। जो बच्चे हैं, आज का स्वास्थ्य इशू जो है हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। तो किशोरियों को, महिलाओं को जो है कुपोषण हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। इस बीमारी को जो है कैसे कम किया जाए, तो इस पे जो है सरकार का सबसे पहला ध्यान होगा। तो इस मिशन का जो है सबसे पहला उद्देश्य ये है। और ये सारी योजनाएं जो लॉन्च की जा रही हैं, पोषण अभियान और इसी तरह से जो है अन्य स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, उसका लक्ष्य जो है सरकार का 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत अभियान का निर्माण करना है। कुपोषण मुक्त भारत का जो है उसको जो है इस गोल को जो है प्राप्त करना है। ये WHO का जो है एक तरफ से मार्गदर्शन है कि 2022 तक जो है भारत को कुपोषण मुक्त जो है अभियान में शामिल होना है और उसको भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो एक तरफ से जो है इसमें ये है। और इसके बाद बजट में जो मुख्य बातें रहा कि अभी जो है एक हाल में रिपोर्ट जारी किया गया है इसी बजट के बारे में, उसमें चर्चा किया गया था कि पोषण अभियान में कौन कौन से राज्य जो है बेटर किए हैं, कौन कौन से राज्य अच्छा नहीं किए हैं। तो इसमें जो है मिजोरम जो है एक राज्य है, वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया पोषण अभियान को पूरी तरह से उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में। तो यह एक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा भारत का। और यह योजना आप लोग जान सकते हैं कि 2017 में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको लॉन्च किए थे 2017 में। और इसमें आप और डिटेल देख सकते हैं कि विश्व बैंक का इस योजना को जो वित्त पोषित होगा, इसमें वर्ल्ड बैंक का जो है 50% शेयर होगा। वर्ल्ड बैंक जो है 50% इसमें शेयर करेगा अपना। तो गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आएगा, जो खर्च करेगी, वो किस फॉर्म में करेगी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जो है गवर्नमेंट यूटीज में आप देख सकते हैं कि 100% जो खर्च होता है वो 100% जो है सरकार द्वारा पूरी तरह से खर्च होगा। इसके बाद स्टेट में जो है आपका स्टेट में 60 और 40 के अनुपात में होगा। और इसके बाद स्पेशल स्टेट जो होंगे, स्पेशल स्टेट में जो है सरकार 90 और 10 के अनुपात में खर्च करेगी। तो इस तरह से जो है सरकार इस बजट में जो है स्वास्थ्य के बारे में एक नया पहल शुरू किया है। आगे आप आगे की योजना देख सकते हैं, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति क्या है? स्क्रैप मतलब होता है कि किसी चीज़ का सफाई करना, किसी को जो है उसका रिवेन्यू करना, उसमें जो कमी है उसको दूर करना। अब ये किस चीज़ की दूरी करेंगे, किस चीज़ का कमी है? आज के शहरों में आप देख सकते हैं कि जो है गाड़ियों से बहुत सारा प्रदूषण होता है और प्रदूषण की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। तो सरकार की नीति है कि जो पुराने गाड़ी हैं उसको जो है कैसे कम किया जाए और उसको जगह जो है कुछ नए इनोवेटिव जो है गाड़ी कैसे लाया जाए, उस चीज़ को ध्यान में रख के जो है यह योजना सरकार लॉन्च की। तो आप इसका देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका लक्ष्य प्रदूषण को कम करना। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें तेल आयात बिल, जैसे आज की गाड़ियाँ जो है वो बहुत पुरानी हो गई तो वो तेल डीजल ये सारी चीज़ें ज़्यादा खपत करती हैं।
तो इससे जो है सरकार का बजट जो है, आयात जो तेल आयात करती है सरकार, आप जानते हैं कि 80% सरकार जो है तेल दूसरे देशों से आयात करती है। तो सरकार का जो है आयात बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए जो है, जब तक गाड़ियों को हम सुधारेंगे नहीं, ऊर्जा लेवल पे जो है इफ़िशियंसी नहीं बढ़ाएंगे, तो जो है आयात बिल आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है सरकार जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस नीति को लाई है। और ये प्रोग्राम जो है आपका 2030 तक ई मोबिलिटी, एक तरफ से ई मोबिलिटी जो है सरकार का, यह एक नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में ही सरकार ये बताई थी कि हमने जो है 2030 तक जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन को जो है जनरेट करेंगे। एक तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो 2030 तक जो है सरकार इसमें बताई है कि 30% तक वाहनों को जो है हम इलेक्ट्रिक में परिवर्तन करेंगे। और इस योजना में आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट इसको कई चरण में लॉन्च किया गया है। तो पहले चरण में जो है सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है एक तरफ से ढांचा तैयार करेगी, उसका इंफ्रा तैयार करेगी। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कैसे उसका चार्जिंग किया जाएगा, कैसे उसका कहाँ कहाँ पर स्टेशन होगा। इस तरह से जो है पहले चरण में सरकार जो है इस चीज़ पे ध्यान रखेगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के जो है इस बार के बजट में उसको बढ़ावा दिया गया है कि इसकी जगह पे जो है इलेक्ट्रिक वाहन को कैसे मोबिलिटी दिया जाए, कैसे उसको गतिशील बनाया जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के जो है यह पॉलिसी लाई गई है। अब इसमें देखिए आप कौन कौन सी प्रकार की गाड़ियों पे क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं। तो इसमें संक्षेप में आप देख सकते हैं कि 2020-21 में जो है पॉलिसी में ये बात किया गया है कि 20 वर्ष से पुरानी जो गाड़ियाँ होंगी, जो आपकी प्राइवेट गाड़ी हैं, प्राइवेट गाड़ी जो 20 वर्ष से अधिक के समय में हैं, उनको जो है एक तरफ से रेवेन्यू किया जाएगा। उनको जो लाइसेंस दिया जाता है, तो लाइसेंस का उनका रेवेन्यू होगा कि भाई आपने जो है पुरानी गाड़ी आपकी इतनी हो गई है। उनको एक तरफ से चेतावनी दी जाएगी कि आप इसको जो है फिर से सही करवाइए, या तो जो है नई गाड़ी लीजिए, या आप दूसरी प्रकार की गाड़ी लीजिए। और निजी सार्वजनिक गाड़ी जो है उनको 15 वर्ष का जो है समय दिया गया है। सार्वजनिक गाड़ी को जो है 15 वर्ष का टाइम दिया गया है कि 15 वर्ष में अपने गाड़ी को आप रिन्यू करवा सकते हैं। और इसके लिए सरकार जो है एक फ़िटनेस केंद्र स्थापित करेगी। फ़िटनेस केंद्र में जो है एक तरफ से वो जांच पड़ताल करती रहेगी कि शहर में कितने प्रकार की किस टाइप की गाड़ी जो है पुरानी हो गई, कौन सी नई है। और ये सारी गाड़ी जो है 15 वर्ष या 20 वर्ष का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद वो ले जाके वहाँ पर अपना चेकअप करवा सकते हैं कि हमारी गाड़ी अभी मतलब हम चला सकते हैं कि नहीं। वो जो है पूरी तरह से इजाज़त देगी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। आप इसमें देखिए अगला बजट में जो सरकार की मुख्य फोकस था, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो ये भी एक प्रकार से यूनियन टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड, इसके तहत जो है ये लॉन्च किया गया है। और इस बजट में जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम, इस बार इसमें जो है जो नया इस बजट में है, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम से इसको जोड़ा गया है। ये टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्सटाइल में जैसे हस्तकरघा उद्योग, ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं, आपका जो है बुनकर हो गए, ये सारी चीज़ें पहले से चल रही थी। और इसमें जो नया जोड़ा गया प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम जो है आपका। और सबसे पहले इसमें बताएंगे कि वस्त्र उद्योग का इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। कि अभी का जो भारत का जो ढांचा है टेक्सटाइल का, वो एक तरफ से आंतरिक रूप में ही व्यापार करते हैं और आंतरिक खपत ही उनका होता है। लेकिन वैश्विक स्तर पे हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, जैसे चाइना से, वियतनाम से और बांग्लादेश, ये सारे राष्ट्र जो है टेक्सटाइल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए जो है इसमें विशेष योगदान के लिए बात किया गया है। और बड़े निवेशकों को उसमें जोड़ने की बात किया गया है। और जब बड़े स्तर पे निवेश होगा तो जाहिर सी बात है उसमें रोज़गार भी बढ़ेगा, रोज़गार को भी ध्यान में रखा है सरकार। तो इस तरह से इस चीज़ में जो है ध्यान रखी है सरकार।
और इसके बाद आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बजट जो है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति का जो है यह एक पार्ट भी है। यह प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम जो इसमें नया जोड़ा गया है, यह इसमें जो है जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, और इसके बाद कंप्यूटर से मोबाइल से संबंधित जो पार्ट्स हैं उसको भी जो है इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे को जोड़ के और एक तरफ से मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क डेवलप होगा। जैसे आप पार्क में जानते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर अभी केवल एक यूनिक क्षेत्र में जो है अभी काम चल रहा था कि बुनकर को और इस तरह से जो है हस्तकरघा को ध्यान में रखा जाता था। लेकिन अब ये इसी तरह से मतलब एक यूनिक, कई यूनिक को जो है जोड़ के एक मेगा इन्वेस्टमेंट को जो है बनाया जा रहा है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसमें इस बजट में इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि पुराने हमारे बहुत सारे सार्वजनिक कंपनियां जो हैं इस समय बहुत घाटे में चल रही हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उससे जो है सरकार के ऊपर बजट पे काफ़ी लोड हो रहा है। तो सरकार का इसमें जो है सबसे मुख्य फोकस है कि सार्वजनिक कंपनियां जो हैं, सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको हम कैसे उसमें मुद्रा को बढ़ा सकें। मुद्रीकरण का मतलब कि कोई भी योजना हो उसमें आप मुद्रा को कैसे आगे बढ़ा सकें, तो उसको जो है ध्यान में रखा गया है कि मतलब सार्वजनिक कंपनी को हम उसमें मुद्रा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखा गया। तो यह जो है इसके लिए 2019 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को जो है घोषित किया गया था। और ये राष्ट्रीय अवसंरचना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में सरकार इसको लॉन्च की थी। और ये भी राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी का एक तरफ से कह सकते हैं पार्ट है। इस बजट में राष्ट्रीय वित्त संस्थान के गठन का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय वित्त संस्थान जो होगा एक तरफ से इंफ्रा को कैसे वित्त किया जाए और उसका संचालन कैसे किया जाए, उस चीज़ पे जो है ये ध्यान अपना फोकस करेगा। और इसके बाद आप राष्ट्रीय अवसंरचना में जो है सरकार का पूरा फोकस है कि सार्वजनिक कंपनियां जो हैं, सार्वजनिक परिसंपत्ति जो है उसमें हम मुद्रीकरण को कैसे आगे बढ़ा सकें और उसमें जो है कैसे एक तरफ से सरकार का घाटा ना हो, इस चीज़ को जो है ध्यान में रख के जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जब अपना पूरा स्पेशलाइज काम करेंगे तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो अभी जो है यह बजट का फर्स्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है इस बजट से संबंधित और जो भी नियम पॉलिसी है और भी जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो है वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसमें जो है कोई भी समस्या हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपकी दिक्कत हो, आप उसमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर करिएगा जिससे ये वीडियो और लोगों को जो है फ्री में पहुंच सके और सबको जो है ध्यान में रख के सबके एग्ज़ाम को जो है फोकस हो सके। इसी के साथ जो है धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।